नमस्कार दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनको अलग अलग शक्तियां और क्षेत्राधिकार दिए गए हैं ताकि कोई भी ब्रांच एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना कर सके, उसका उल्लंघन ना कर सके। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जुडिशियरी फ्री होकर के अपने कार्य को कर सके। वो जब भी कोई डिसीजन ले उस दौरान उस पर कोई भी ना कार्यपालिका का और ना विधायिका का किसी भी प्रकार का उसे प्रेशर महसूस ना हो। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रेशर महसूस हुआ है क्योंकि तमिलनाडु गवर्नर का जो बिल का जो केस था, जिसने उनके द्वारा जो बिल थे उन्हें रोक के रखा हुआ था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसके खिलाफ जाकर के कार्यपालिका ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से किसी भी ब्रांच के अंदर अननेसेसरी जो है हस्तक्षेप करे। तो सुप्रीम कोर्ट को सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जो अधिकार मिला हुआ है शक्तियों के विभाजन के तहत, उसके पास ये अधिकार भी है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो इन अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक फ्री विंग है। वो अगर कोई भी संविधान डेमोक्रेसी की विंग जो है पूरी तरीके से अगर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में असफल रहती है तो सुप्रीम कोर्ट एक आइडल की तरह जो है बैठा नहीं रह सकता है। वो अपना काम करेगा और संविधान की रक्षा करेगा। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अपने जो है संविधान की जो सेपरेशन के तहत उसे शक्तियाँ मिली हुई हैं उसकी व्याख्या की है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस सरकार के द्वारा जिस तरीके से उसे क्रिटिसाइज किया गया था उस पर किस तरीके से जवाब दिया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमिटमेंट दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स के, इसके ऊपर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, जिसमें एग्जीक्यूटिव आते हैं और लेजिस्लेचर आती है और इसके साथ जुडिशरी आती है। एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आती है, लेजिस्लेचर में इसमें पार्लियामेंट आती है और जुडिशरी में कोर्ट आता है। अब ये तीनों की तीनों विंग अपने आप में स्वतंत्र हैं, काम करने के लिए स्वतंत्र तौर पर काम करती हैं। अब यहाँ पर 5 जजों की एक बेंच बैठी थी। इसमें जस्टिस बी आर गवई के द्वारा इसे लीड किया जा रहा था और इसमें जस्टिस बी आर गवई के द्वारा और इस बेंच के द्वारा कहा गया कि हम प्रिंसिपल ऑफ जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है सेपरेशन का, इस प्रिंसिपल पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो एक कस्टोडियन है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का संरक्षक है। तो संविधान का संरक्षक होने के नाते वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह बैठ करके नहीं देख सकता है कि अगर कोई भी जो ब्रांच है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रही है ढंग से, तो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरीके से बैठ करके नहीं देख सकता। वो अपना काम करेगा और संविधान की हर हालात में रक्षा करेगा। और यहाँ पर ये जो कोर्ट का ये कमेंट्स है वो इस रिस्पॉन्स में आया है जब सेंटर्स के द्वारा आर्ग्यू किया गया था कि जुडिशरी के पास इस तरीके की कोई पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट और इसके अलावा जो गवर्नर है उसके लिए बिल की एक टाइमलाइन को फिक्स कर सके। और इसके साथ यहाँ पर चीफ जस्टिस को कॉज किया गया था कि जुडिशल जो सक्रियता है, जो न्यायिक सक्रियता है, वो एक न्यायिक आतंकवाद ना बने। इस तरीके से उनके द्वारा कहा गया कि कोर्ट को ये ओवरस्टेप करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी भी ब्रांच की बाउंड्रीज में आके जा करके किसी भी ब्रांच में जा करके हस्तक्षेप करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से सरकार के द्वारा कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इसी रेस्पॉन्स में कोर्ट के द्वारा अपना जो है जवाब दिया गया। अब यहाँ पर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो फाइनल अथॉरिटी के रूप में इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी संविधान की व्याख्या करेगा। लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली यही अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास कि एक अंतिम विंग है सुप्रीम कोर्ट जिसके पास ये अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। और ये अधिकार है वो उसे एक वेरियस आर्टिकल्स के तहत मिला हुआ है संविधान के, जिसमें आर्टिकल 131 आता है जिसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट में आता है कि अगर कोई भी केंद्र और राज्य अगर विवाद होता है तो उस मामले में 131 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 132 और 134 के अंतर्गत जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, अपील अधिकार है, उसके तहत उसके दौरान भी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की संविधान की व्याख्या कर सकता है। ये अधिकार है उसके पास। और इसके अलावा 141 आर्टिकल 141 जिसमें ये पूरी तरीके से इंश्योर करता है कि जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा वो हर एक कोर्ट के लिए बाध्यकारी होगा कि वो उसे माने और उसे फॉलो करके अपने डिसीजंस को लें। तो इस तरीके से संविधान के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो
पूरी तरीके से संविधान की व्याख्या कर सकता है। और इसके साथ यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरह जो है संविधान की व्याख्या नहीं कर सकती है, उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकती है, जिस तरीके से अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिले हुए हैं इस प्रकार से। और यही वजह है कि संविधान का एक गार्जियन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल गार्जियन है, उसका एक संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का, और इसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है। अब यहाँ पर गवर्नर का जो डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है उसकी बात करें, यहाँ पर ये केस है वो ऑरिजिनेट हुआ है 8 अप्रैल के डिसीजन को लेकर के, जिसमें 2 जजों की बेंच के द्वारा एक टाइमलाइन सेट किया गया था प्रेसिडेंट और इसके अलावा गवर्नर्स के लिए कि इन 10 के 10 बिलों को जब उन्होंने पेंडिंग रखा है तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा, उन्हें उस जो टाइमलाइन उनके द्वारा सेट की गई थी उसके अनुसार उन बिलों को जो है डीम्ड मान लिया गया था, पूरी तरीके से स्वीकृत मान लिया गया था कि गवर्नर के द्वारा इन बिलों को स्वीकृत कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो इस मुद्दे से लेकर शुरू हुआ है कि तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा 10 बिलों को पूरी तरीके से अपने पास रोक करके रख लिया गया था। जब उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दिया गया तो इन्हें इस पर एक टाइम पीरियड के अंदर जो है पूरी तरीके से डिसीजन लेकर के इसे या तो वापस कर देना चाहिए था उस पर रिविचार करने के लिए, या इन्हें पास कर देना चाहिए था, लेकिन इनके द्वारा उसे परमानेंटली अपने पास रख करके ये बैठ गए। तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठती है और 2 जजों की बेंच बैठ करके यहाँ पर एक टाइमलाइन सेट कर देती है इस प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर्स के लिए कि वो अगर इस टाइमलाइन के भीतर अगर इसको अप्रूव नहीं करते हैं या इसको दोबारा से रिविचार के लिए नहीं भेजते हैं तो उसे डीम्ड मान लिया जाएगा इस टाइमलाइन के अंडर में आकर के। और इसके साथ इस पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पर ओपिनियन भी मांगा गया था कि क्या ये जो किया गया है 2 जजों की बेंच के द्वारा वो सही है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो इस तरीके से प्रेसिडेंट और इसके साथ गवर्नर्स के लिए एक टाइमलाइन फिक्स कर सकता है। इस तरीके से जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, उनसे राय मांगी गई थी और सवाल जवाब किए गए थे। अब यहाँ पर 5 जजों की बेंच के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है कि वो प्रेसिडेंट की क्वेरीज के साथ उन्हें फ्यूचर के लॉ के लिए ये डिक्लेयर करते हैं कि वो आंसर देते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब दिया था। और यहाँ पर उनके द्वारा ये भी स्टेट किया गया था कि 2 जजों की बेंच के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन किया गया था वो बाध्यकारी नहीं है 5 जजों की बेंच के लिए, यानी 2 जजों की बेंच के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, जो जजमेंट दिया गया था वो बाध्यकारी नहीं है कि जो 5 जजों की जो बेंच बैठी है वो उस जजमेंट को माने और उसके अनुसार काम करे। और इसके साथ गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा एग्री किया गया कि गवर्नर कैन नॉट होल्ड इंडेफिनेटली, यानी गवर्नमेंट जो है इतने लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके से बिल को होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया कि यहाँ पर गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है जिसके तहत वो होल्ड कर सकता है इस तरीके के बिल्स को, अगर इस तरीके से अगर कोई बिल सरकमटेंस या फिर इसके अलावा पार्टिकुलरली जो बिल है वो अंडरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर अफेक्ट करता है नेशनल इंटरेस्ट को, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति या फिर गवर्नर जो है बिल को रोक के रख सकता है। तो इस तरीके से जो सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया और कोर्ट से सवाल जवाब किए गए। और यहाँ पर उनके द्वारा एक रेफरेंस और भी दिया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि ग्रीक की जो माइथोलॉजिकल जो एग्जाम्पल था जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि प्रोक्रिस्टीन बैड आर्ग्यू द एग्जीक्यूटिव कोर्ट इंटरफेरेंस वुड एनकरेज स्टेट टू रन टू सुप्रीम कोर्ट एवरी माइनर इश्यूज इन द फ्यूचर, यानी उनके द्वारा कहा गया कि अगर कोर्ट इस तरीके से छोटे छोटे इश्यूज में आकर के अगर जो राज्य सरकारें हैं उनकी बातों को मानेगा और उसमें आकर के इस तरीके से जो है इस तरीके के और जजमेंट देगा तो जो स्टेट हैं वो छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास आकर के सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की याचिकाएं दाखिल करेंगे और कोर्ट ऐसा ही करता रह जाएगा। इस सेंस में सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फाइनल इंटरप्रेटर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान की व्याख्या का अधिकार है उसके तौर पर इसके अलावा रेस्पेक्ट करना चाहिए और जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन जो पावर का अधिकार है उसके तहत। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
अगर कोई भी बॉडी, जिस तरीके से देखा गया है कि अ, जो गवर्नर थे उनके द्वारा इस तरीके से बिल को रोक करके रखा गया था एक लॉन्ग टाइम के लिए, जहाँ पर गवर्नर के द्वारा ना तो बिल को वापस किया गया था और ना ही उसे अप्रूव किया गया था। उस स्थिति में स्टेट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी और दिक्कतें बढ़ी, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो कार्यपालिका है वो खास तौर पर जो है फेल होती हुई नज़र आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से उस पर हस्तक्षेप किया और एक टाइमलाइन फिक्स कर दी ताकि वो बिल जो है पूरी तरीके से पास हो सके। और इस पर राष्ट्रपति के द्वारा भी उनसे सवाल जवाब किए गए और इसके अलावा स्टेट जो सरकार थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा भी सवाल जवाब किए गए कि ठीक है, गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो बिल को इतने लंबे टाइम तक रोक सकता है, लेकिन गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी ये भी पावर है कि वो इस स्थिति में और सरकमटेंस और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर कोई अंडरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई बिल या फिर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई दिक्कत आती है, तो उस स्थिति में जो जो गवर्नर है वो इस तरीके से बिल को रोक सकता है और ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से आर्ग्यू किया गया कि अगर कोई भी विंग काम करने में असफल रहती है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या भी अपने अनुसार करेगा और संविधान का संरक्षण भी करेगा, और इसके अलावा उसे यह अधिकार है कि वो संविधान की सुरक्षा करते हुए हर एक राज्य में संविधान जो है हर एक काम संविधान के अनुसार हो, यह सुप्रीम कोर्ट जो है सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेपरेशन ऑफ द पावर का जो अपना डिसीजन था उसकी व्याख्या की गई और उसके बारे में बताया गया। तो ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।